आज मैं बात करने वाला हूँ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्री इंडिया में कितने रिफाइनरी इंडस्ट्री है, क्या स्कोप है। अगर आप केमिकल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है, अगर आप इंडिया से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में अगर इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल में इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आपका ड्रीम है रिफाइनरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करने का, तो कितनी सारी रिफाइनरी है, कितना स्कोप है कि नहीं भाई इंडिया में रिफाइनरी का। मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बहुत कम स्कोप देख रहा हूँ कि एज ए केमिकल इंजीनियर अगर आप करते हैं या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं, तो जितने भी रिफाइनरी है वो मैक्सिमम तो पीएसयू सेक्टर ही रिफाइनरी है, न प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम रिफाइनरी है। तो स्कोप कितना है और कौन कौन से पीएसयू है, ये वीडियो में 2-3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। किस रिफाइनरी के अंदर कितने सारे प्लांट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर को लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। देखिए भाई, आज मैं बताने वाला हूँ स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियर पेट्रोलियम इंजीनियर इन रिफाइनरी इंडस्ट्री। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना था भाई, रिफाइनरी का मुझे तो स्कोप बहुत कम लिखता है। हाँ, सैलरी अच्छा मिलता है अगर आप पेट्रोकेमिकल से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी इंडिया में तो कम है। गल्फ साइड में भाई, अगर आप पेट्रोकेमिकल इंजीनियर चाहे केमिकल इंजीनियर है, गल्फ साइड में तो रिफाइनरी का बहुत सारा स्कोप है। तो देखिए इंडिया में कौन कौन सी रिफाइनरी है, पहले मैं ये बता देता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे रिफाइनरी यूनिट आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, नायरा है, रिलायंस है। ये जो 5-6 हैं, इसी के अंदर बहुत सारा यूनिट है। और ये कौन कौन सी रिफाइनरी है, रिलायंस, नायरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ये सब जो रिफाइनरी है, इन सब के अंदर बहुत सारे रिफाइनरी यूनिट है। तो आज मैं पता है आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो को मैं बहुत सारे पार्ट में बताने वाला हूँ। एक पार्ट में ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल के अंदर कितनी सारी रिफाइनरी आती है, और जो मैक्सिमम रिफाइनरी है ना भाई, सब पीएसयू सेक्टर ही है भैया। अगर इसमें जॉब लेना है तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले इसका अपॉर्चुनिटी विदाउट गेट निकलता था, अभी भी कभी कभी निकलता है, ओएनजीसी का कभी कभी निकल जाता है विदाउट गेट। तो ये सब में कैसे अपॉर्चुनिटी निकलता है, ये भी मैं बताऊंगा, गेट के थ्रू निकलता है। और अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ इंडियन ऑयल के अंदर कौन कौन सी रिफाइनरी आती है जहां आपको अपॉर्चुनिटी जॉब और स्कोप हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अच्छा स्कोप है, सैलरी अच्छा मिलता है। अगर आपको रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सैलरी भी अच्छा मिलेगा, इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरी है। तो इस वीडियो में मैं इंडियन ऑयल के अंदर, इंडियन ऑयल पीएसयू सेक्टर, इसके अंदर जितने भी रिफाइनरी आएंगे सारे पीएसयू सेक्टर भी आएंगे। कौन कौन से रिफाइनरी आ रहे हैं, डिगबोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, कोयली रिफाइनरी, सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हल्दिया पेट्रोकेमिकल है, मथुरा है, उसके बाद पानीपत में, हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी है, उसके बाद बोंगोई आसाम में रिफाइनरी है, उसके बाद प्रदीप रिफाइनरी। ये जो रिफाइनरी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंडियन ऑयल के अंदर ये 10 रिफाइनरी आ रही है। ऑनलाइन भी दिखाता है 9, और चेन्नई पेट्रोकेमिकल का अलग से रखा हुआ है। टोटल 10 रिफाइनरी आती है। टोटल 10 रिफाइनरी के अंदर क्या क्या आता है, लोकेशन क्या है, कितना कैपेसिटी, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो रिफाइनरी आई, सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया में, वो है दिगबोई रिफाइनरी, जो आसाम में 1901 में सबसे पहले रिफाइनरी आई थी। 1901 में सबसे पुरानी रिफाइनरी है दुनिया की, दिगबोई रिफाइनरी। उसके बाद आप देखिए दिगबोई रिफाइनरी के बारे में और कुछ डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद आती है गुवाहाटी रिफाइनरी। गुवाहाटी रिफाइनरी 1 जनवरी 1962 में इसका हुआ था। ये कंट्री का फर्स्ट पीओसी सेक्टर रिफाइनरी है। जो गुवाहाटी रिफाइनरी है उसको रोमानिया के लोगों ने उसको बनाया था, इंडियन के साथ मिलके। उसके बाद आती है भाई बरौनी रिफाइनरी। बिहार का हो के भी बरौनी रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो कितना दुख का बात है। ये सब पीएसयू सेक्टर में है। तो बरौनी रिफाइनरी भी भाई 1964 में ये बन गया था, और ये सेकेंड रिफाइनरी है जिसका अपने कंट्री में इसका कमिश्निंग हुआ था। ये कोलोबरेशन किसके कोलोबरेशन से, रसिया एंड रोमानिया के कोलोबरेशन से इंडिया में ये बरौनी रिफाइनरी 1964 में। बहुत प्राउड फील होता है कि अपने बिहार में भी भाई कोई रिफाइनरी है। उसके बाद आता है गुजरात रिफाइनरी, जो कोयली बड़ोदरा में है। कोयली एक जगह है बड़ोदरा के पास, वहाँ पे गुजरात रिफाइनरी है। जिस
को असिस्टेंट किया था सोवियत रसिया ने इसको मिलके बनाया था, ठीक है। इसका 40 ऑपरेटिंग यूनिट है इसके अंदर, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आता है छठा नंबर पे हल्दिया रिफाइनरी। भाई हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, ये रिफाइनरी उसके अंदर आता है। उसके बाद बोंगई रिफाइनरी जो आसाम में है। उसके बाद है मथुरा रिफाइनरी जो यूपी में है, मथुरा रिफाइनरी। ये ताजमहल के आसपास, ये मथुरा रिफाइनरी का हिस्ट्री ऐसा, ये ताजमहल के आसपास है, जिसकी वजह से यहाँ पोल्यूशन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाद वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो, ताजमहल का जो मोनूमेंट है वो ख़राब नहीं हो, तो बहुत सारे वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं हो, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, ताकि ताजमहल अपना जो 7 अजूबा में एक अजूबा है उसका प्रोटेक्शन हो सके, पोल्यूशन से वो बच सके। तो ये मथुरा रिफाइनरी भाई अपने यूपी में है, बहुत बड़ी बात है। यूपी में भी मथुरा रिफाइनरी है, उसका कंटिन्यूसली एयर मॉनिटरिंग होते रहता है। उसके बाद आता है पानीपत रिफाइनरी। जो पानीपत रिफाइनरी है जो हरियाणा में है, 1998 में ये बना था। उसके बाद आता है प्रदीप रिफाइनरी जो उड़ीसा में है। उसके बाद चेन्नई पेट्रोकेमिकल CPCL बोलता है, चेन्नई पेट्रोलियम पर कुछ है इसका नाम। ये पहले उसको मद्रास रिफाइनरी बोलता था, बाद में चेन्नई पेट्रोकेमिकल ऐसा बोल रहा है। इसमें दो नाम है, 2 जगह लोकेशन पे इसका प्लांट है। CPCL मनाली चेन्नई के आसपास कोई होगा जगह, मनाली। उसके बाद नागापट्टनम में ये एक रिफाइनरी है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में भारत पेट्रोलियम के अंदर कौन सी रिफाइनरी आती है, इंडियन ऑयल के अंदर मैंने बता दिया, भारत पेट्रोलियम के अंदर कौन सी आती है, ONGC एक अलग है, रिलायंस सबसे बड़ा। देखिए अगर इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ा रिफाइनरी एक लोकेशन पर अगर है वर्ल्ड का, एक लोकेशन पर, वो जामनगर रिफाइनरी जो प्राइवेट सेक्टर में आती है। अभी जो मैंने इंडियन ऑयल का जितना भी बताया ना भाई, सबका रिक्रूटमेंट PSU सेक्टर के गेट के थ्रू या कभी कभी खुद का निकालती है, या हर रिफाइनरी अपना अपना सबका वैकेंसी, कभी मथुरा का अलग निकलता है, कभी उसका अलग, लेकिन सब इंडियन ऑयल के अंडर ही सब ये रिफाइनरी आ रही है। तो और सैलरी अच्छा खासा मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर आप केमिकल है, पेट्रोलियम है ना, तो इस फील्ड में चलेगा ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब पूरा इंजीनियरिंग आप जितना पढ़ा है केमिकल पेट्रोलियम, वो सब प्रोसेस, वो सब सिस्टम, आप सब इक्विपमेंट देखिएगा। रिफाइनरी में स्कोप कम दिखता है, मुझे तो बहुत कम दिखता है, मैं सही बोल रहा हूँ, स्कोप बहुत कम दिखता है, क्योंकि लिमिटेड है, लिमिटेड रिफाइनरी है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, इसकी वजह से आपको रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्कोप इसमें कम है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में 1-2 सीट निकलता है तो वो अलग बात है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में एज ए केमिकल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का बहुत स्कोप है अदर फील्ड में। चलिए, ये रहा इंडियन ऑयल के बारे में। मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं भारत पेट्रोलियम में कितना सारे आ रहे हैं, ONGC में क्या है, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। तो फिर भी कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँगा फिर से एक नया वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।